नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर फिर बंगाल से है। मोदी की ईडी पर एफआईआर दर्ज होने की खबर आ रही है और सिर्फ मामला एफआईआर तक नहीं है, जो छापामार हैं, छापामार गिरफ्तार किए जाएंगे। खबर यह भी है कि छापामार अफसर ईडी वाले, यही इन्हीं की बात कर रहा हूं, ये गिरफ्तार भी किए जाएंगे। और 15 घंटे बाद अब से, यानी 9 तारीख को, आप मान लीजिए सुबह 9-10 बजे के आसपास से बंगाल में एक बड़ा आंदोलन, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरेंगी। ममता के साथ बड़ा हुजूम, पूरे बंगाल में लाखों लोग कल सड़क पर उतरेंगे। ये खबर आ रही है बंगाल से। सारी खबर दिखाएंगे। लाइए जरा हेमंत अत्री जी को जोड़िए। लाइए हेमंत भाई, स्वागत है। बस खबर दिखाएं और फिर चर्चा पे आए। खबर लाइए। ये पहला जो आप विजुअल देख रहे हैं, ऑडियो बंद कर दीजिए। ये विजुअल ईडी के अफसरों, यानी ईडी की टीम का विजुअल है। छापेमारी कंप्लीट करने के बाद ये आईपैक के दफ्तर से बैग पैक करके जाते हुए इनका विजुअल है। ये निकल गए, एफआईआर की खबर आई। अब खबर आने के बाद निकले, पहले निकले, अब ये तो ये अफसर जानेंगे, क्योंकि खबर ये साथ साथ आई है कि गिरफ्तार भी होंगे। तो एफआईआर की खबर के बाद भागे, कहां भागे, कैसे भागे, ये सब अभी चर्चा में समझेंगे। क्योंकि सिर्फ भागे नहीं है, तत्काल हाई कोर्ट। अब फिर मन ही थोड़ा सा वो हो जाता है, जो है छोटा होने लगता है जब हम कोर्ट की बात करते हैं, और खासकर अपने बड़ी अदालतों की बात करते हैं तो मन छोटा हो जाता है। बड़ी अदालत मन छोटा कर देती है। तो हाई कोर्ट पहुंच गए ईडी वाले। ईडी वाले हाई कोर्ट गए हैं कि ममता बनर्जी ने उनकी छापेमारी में व्यवधान पैदा किया। और भाजपाई फिर वही राग जो भक्तों को ही गिने चुने समझ में आता है। संवैधानिक संस्था को रोकने की कोशिश की। अरे संवैधानिक संस्था बोलने पहले सोचो, कितने बार ये बेइज्जत हुई है अदालतों में, कितनी बार बेइज्जत हुई है संवैधानिक संस्था। इतनी बेइज्जत संस्था को आप संवैधानिक संस्था न बोले तो बेहतर है। और वैसे भी ईडी संवैधानिक संस्था है या नहीं है, अभी आगे हम चर्चा में इस पर भी बात करेंगे। भैया आप चलिए खबर पे आइए, लाइए दिखाइए। ये देखिए ट्वीट है अरविंद शेखर का। वेस्ट बंगाल पुलिस रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट ईडी ऑफिसर्स फॉर अलेज्ड ट्रेसपासिंग एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन। सोर्सेज सेज West Bengal police likely to arrest ED officers involved in alleged trespassing and criminal intimidation। ये बहुत छोटा फॉन्ट है, आप रुका हुआ है, आराम से आप लोग भी पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला। यहां पे बड़ा आपको दिखेगा क्लियर। द वेस्ट बंगाल पुलिस, ये moneylife.in पे है। द वेस्ट बंगाल पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर अगेंस्ट ऑफिशियल्स ऑफ ईडी फॉर अलेज्ड ट्रेसपासिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द वेस्ट बंगाल पुलिस लाइकली टू अरेस्ट ईडी ऑफिसर्स। वही वाली चीज यहाँ पर भी, अब पोर्टल पे भी, न्यूज में भी एक जगह आ गई है। अब आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। ईडी मूव्स, ये मैंने कहा था ना हाई कोर्ट वाला। ईडी मूव्स कोलकाता हाई कोर्ट अगेंस्ट ममता बनर्जीज फाइल डैश ड्यूरिंग रेड ऑन आईपैक। ममता बनर्जी जो फाइल लेकर बाहर आई थी उसको व्यवधान बताया इन्होंने, और कलकत्ता हाई कोर्ट गए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। आगे बढ़िए। ये सेम वही खबर है, और ममता बनर्जी ने यहाँ पर मोटिव पर, उनके जो है मंशा पर सवाल उठाया है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। ये ईडी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और देखिए ये सब तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जब बवाल हुआ तो आनंद फानन में लगे पूरा अपना जो है बही खाता खोल के बताने कि अनूप माझी ये जो है लीड कर रहे थे इस छापेमारी को। इसके बाद एक पूरा विज्ञप्ति भी दिखा दीजिए साथ साथ।
विज्ञप्ति दिखा दीजिए। ये सब हिंदी में भी, इसका क्या इसमें लिखा है पूरा डिटेल हेमंत भाई बता देंगे। विज्ञप्ति भी जारी की, ट्वीट किया, ट्वीट के साथ ये प्रेस रिलीज है 8/1/2026। इसमें बताया है कि हमारे अफसर वो कर रहे थे कोल स्मगलिंग, कोयले की स्मगलिंग के मामले में जो है ये छापेमारी थी। कोयले की स्मगलिंग के बारे में छापेमारी थी ये जैसे ही चुनाव आता है तो कोई कोयला चुराने लगता है, कोई मतलब वोट चोर छोड़ करके बाकी सारे चोरों के यहाँ छापेमारी हो जाती है। बस वोट चोर को जो है उधर नहीं देखना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. चलिए और आगे बढ़िए, अब पूरा खत्म कर दें कहानी, तभी इस कहानी पे चर्चा शुरू करें। चलिए आगे। What is happening today, I think it is a chilling message to the nation. जो what is happening in West Bengal right now, जो constitutional head है, वो किसी सरकारी कामकाज का ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? Those who are involved in this coal scam and हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे फॉर वेस्ट बंगाल। चलो 11 साल में एक ब्लैक डे बंगाल का आ गया, बाकी तो पूरा ब्लैक डे ही है। ये देखिए, ये खबर और महत्वपूर्ण है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी टू हिट स्ट्रीट्स ऑन January 9 अगेंस्ट ईडी रेड्स एट आईपैक ऑफिस, टीएमसी सोर्सेज। ये पीटीआई ने खबर दी है तृणमूल के सूत्रों के हवाले से कि 9 तारीख यानी कल सुबह से एक आंदोलन सड़क पर होगा। ममता बनर्जी खुद ही सड़कों पर उतरेंगी और इस रेड के बारे में बंगाल में इस रेड को लेकर के एक आंदोलन खड़ा होगा। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास, बहुत सारी खबरें हैं, एफआईआर, हाई कोर्ट और आंदोलन। हेमंत भाई, क्या ईडी के अफसरों को गिरफ्तार किया जा सकता है या ये ऐसी मुझे एक चीज की आशंका है, डर है, ऐसे हालात न पैदा हो ये हाई कोर्ट भगे तुरंत, और बाकी तो उसके बारे में जो है हाई कोर्ट और खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत सारे वहां पर संघ के सेवक रहे हैं, उन्होंने अपने मन से स्वीकार किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। संघ के बहुत सारे एकलव्य वहां पे एक तो खुल के बताए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालत, एफआईआर और ये रेड, ये सब मिला करके राष्ट्रपति शासन की एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज हुई है, और जो आरोप है ईडी के अधिकारियों पर, कथित तौर पर जबरन घुसपैठ और आपराधिक धमकी के आरोप में ये पर्चा दर्ज किया गया है। और उसमें जो शिकायत करता है वही जैन साहब है, जिनके घर पर ये रेड हुई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल साधुवाद आपको इस बात के लिए। ये बंगाल के अंदर एक संवैधानिक संकट खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली गई। ठीक, जैसे ही ममता बनर्जी वहां से गई, उसके बाद सारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तुरंत आनंद फानन में, जैसा आपने कहा, ईडी ने बाकायदा ट्वीट किया। ये जो एफआईआर है, जिसकी आज जांच करने के लिए रेड मारी गई थी, आपकी जानकारी बताऊंगा तो आप सारे दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। कोयला घोटाले की एफआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर, ये 27 नवंबर 2020 की एफआईआर है। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये ईडी की प्रेस नोट कह रहा है। 27/11/2020 की एफआईआर, और उस पर रेड कब हो रही है? 8 जनवरी 2026 को। टाइमिंग तो महत्वपूर्ण होती है ना आशीष भाई, या नहीं होती? चुनाव से पहले ही ये कैसे याद आया कि ये करना था? ये सबसे पहला सेंटेंस पढ़िए,
टुडे सर्च इज बीइंग कंडक्टेड बेस्ड ऑन सीबीआई कोलकाता एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 27/11/2020। तो 5 साल और 11 दिन के बाद ये छापा मारा गया, चुनाव से एन पहले। बाकी चीज दर्शक समझ लेंगे, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार है। जैसे ये परिस्थिति हुई उसके तुरंत बाद ईडी पहुंचती है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक। और कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी क्या कहती है, उसमें कहा गया है कि सीएम ममता बनर्जी ने उसकी जांच में बाधा डाली और तलाशी वाली जगह से जबरन सबूत हटा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने की इजाजत दे दी है और कल सुनवाई होने की संभावना है। तो जो आपने कहा कि जैसे ही नाम आता है कुछ चीजों का तो उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। यहीं पे एक माई लॉर्ड होते थे, आजकल वो लोकसभा सांसद भी हैं। आज इस्तीफा दिया कुर्सी से और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे, याद होगा आपको पूरी बातचीत। और ऐसा तमाम स्वर्णिम इतिहास तमाम जगह पे पहले भी देखा गया है। बेसिकली क्या है इसमें, जो एक हवाला ऑपरेटर का नाम, जो ईडी का कहना है कि एक हवाला ऑपरेटर के जरिए कोयला घोटाले का करीब करीब 10 करोड़ रुपया कथित तौर पर आईपैक को आया है। जन एफआईआर कब की, 27/11/2020 की। तो अभी कैसे याद आएंगे, या आपने इसको संभाल के रखा हुआ था कि चुनाव आएगा और तब माहौल बढ़ाएंगे? आशीष भाई देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ममता ने क्या किया, ईडी ने क्या किया, सारा देश देख रहा है। वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हमेशा से ममता बनर्जी बहुत मैच्योर्ड सीजन्ड लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर हैं। जोश में हमेशा होश जरूर रखना चाहिए। ये केंद्र सरकार का ट्रैप भी तो हो सकता है कि ऐसे मौके पर जाके रेड कीजिए, ममता बनर्जी मर्क्यूरियल है, वो तुरंत कुछ न कुछ करेगी और राष्ट्रपति शासन का बहाना मिल जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। इसको आप जब खोल के देखेंगे और आप उनके ट्रैप में फंस गए, ये भी तो हो सकता है। आपको पता है न्यायपालिका किस तरह के कमेंट्स करेगी, कल्पना कर सकते हैं सहज। और किसी को क्या चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। एसआईआर कराई थी, बात नहीं बनी। पश्चिम बंगाल की जो भाजपा की यूनिट है वो चुनाव आयोग पर हमलावर है। अमित शाह को, मोदी जी को चुनाव में हार बर्दाश्त नहीं, उनको जीत ही चाहिए। यशवंत सिन्हा ने कल ही बताया कि नगर निगम से लेकर के देश का कोई भी चुनाव हारने के मूड में वो होते नहीं, कभी भी कुछ भी होता रहे। तो ऐसी सूरत में तो क्या ममता बनर्जी को थोड़ा सा सावधानी के साथ नहीं चलना चाहिए था? एक सवाल है मेरा। ये सारी स्थितियां, अगर मुख्यमंत्री का ये जाना और इन्होंने इसको इशू बना लिया, लोकल पॉपुलरिटी का सवाल नहीं है। ममता बनर्जी आंदोलन कर देंगी, चैंपियन है, कल से सड़कों पर उतर जाएंगी, आपको लाखों लोग दिखेंगे, सारी बात ठीक है। लेकिन बीजेपी ने जो ये आज जो रेड हुई, उसके गंभीर मायने अंदर खाने तो प्लानिंग तो कुछ है ना। बाकी स्टेट्स में तो मुख्यमंत्री को पकड़ लाते हैं, कुछ नहीं होता। अरेस्ट किया था, केजरीवाल को किया, उधर सोरेन को किया, सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे, कहीं कुछ नहीं हुआ। यहां केवल एक रेड, उनको पता है कि यहां पर ममता रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करते ही ट्रैप कामयाब। एक आगाह करने की बात कह रहा हूं। क्या ममता को थोड़ा सा सावधान नहीं रहना चाहिए, जोश में भी होश नहीं रखना चाहिए और सारी लीगल चीजों को नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए? क्योंकि इनको अब बहाना क्या मिल गया। यहाँ पे एक बात मैं लाना चाहता हूँ चर्चा में, आपकी बात जो है इसमें एक एंगल ये भी आना चाहिए। सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन क्या एक्सप्लोर करती है? वही जो ईडी एक्सप्लोर कर रही है। आपने कहा लीगल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए था, वो एक्सप्लोर करती, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती। कौन सा खदान किसके नाम से, वही उसमें एक्सप्लोर कर पाएगा, वही उसमें खदान में खोज पाएगा और खोद पाएगा। उस लीगल एस्पेक्ट को ममता नहीं एक्सप्लोर कर पाती, और ममता आज नहीं रिएक्ट करती। आप एक बताओ, अगर किसी को रुलाना हो तो रुलाने के लिए आदमी हाथ में चिंगोटी काटेगा, फिर गाल दबा देगा, कान ऐंठ देगा, और तब भी नहीं रोएगा तो आंख में उंगली कर देगा, अपने आप आंसू बाहर आ जाएंगे, आंख में उंगली कर देगा। तो अभी ये आईपैक शुरुआत थी, आज नहीं करती रिएक्ट, कल करना पड़ता, परसों करना पड़ता। आईपैक से इस बात में तो, आईपैक पे छापा, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि आईपैक उसके चुनावी, आपने ही पिछले कार्यक्रम में बताया था कि उसकी चुनावी रणनीति बनाती है। आईपैक कैंडिडेट्स के संभावित सूची तैयार करती है, आईपैक पूरी स्ट्रेटजी करती है। अब आपके घर में घुस करके, मतलब जहां आपका सब चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ना तो जाओ उठा लाओ जरा, उनके यहाँ कितना कौन कौन चुनाव लड़ने वाले, जब जाओ सूची उठा ले आओ। कैसे हमारे यहाँ आ जाएगा तो उठा कैसे ले चला जाएगा? मैं दो तीन पॉइंट में आपके जवाब में ही चाहता हूं ये भी शामिल हो। पहली बात,
दूसरी बात, लीगल एस्पेक्ट तो हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, एक्टिव हुआ है ना हाई कोर्ट, उसको ये सोचना चाहिए, उसको सवाल मुझे लगता है कि ईडी से करना चाहिए। हालांकि सवाल कुछ भी हो, टिप्पणी कुछ भी हो, नतीजा कुछ डिफर कर जाता है उससे, जब जो है फैसला ये कि आप 2020 27 नवंबर 2020 के एफआईआर पर आज छापेमारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबूत ममता बनर्जी आई और सबूत जो है लेके चली गई ममता बनर्जी। 27, मुझे कोई एक लाइन में कोई दर्शक बता दे, या मुझे लगता है दर्शकों का नहीं उतना हो सकता है, अकल दिमाग होगा, हम लोग में भी नहीं है, जजों में होगा, तो जज साहब ही बता दें कि 5 साल तक किसी पे कत्ल का मुकदमा हुआ है और जो है आलाए कत्ल की रिकवरी के लिए 5 साल बाद उसके घर में जाए, 5 साल तक कातिल घर में बैठा है, उसके घर में जाए कि भैया जो हथियार था इस्तेमाल किया था वो बरामद करने हम आए हैं, और एफआईआर 5 साल पहले हुई है, वो रखे रहेगा छुरी तमंचा वहां पे है, पिलास पेचकस रखे रहेगा? क्या नॉनसेंस बात करता है ये लोग। 5 साल, आप 27 तारीख को जब इतना बड़ा स्मगलिंग हुआ और आप पे एफआईआर हुई, 27/11/2020, आप ये ध्यान रखिएगा, इसका ये तारीख जो बता रहा है, ये तारीख ये बता रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले एफआईआर हुआ था। यस, यस। ठीक, अब देखिए आप बहुत गौर से, ये इस देश की जुडिशरी से मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं है, बाकी मान लिया हेमंत जी तो सीधा नहीं कर रहे हैं इस बात को, मैं सीधा कहता हूं, मुझे रत्ती भर उम्मीद नहीं है कि इतने सामान्य बात पर वो चर्चा करेगी, क्योंकि वहां बौद्धिक लोग हैं, वो बड़े बड़ी चीजों पर बात करेंगे, छोटी चीज पे बात ही नहीं करते, बेइज्जती हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले एफआईआर हुआ, इस विधानसभा चुनाव के पहले रेड पड़ी, इसके बीच में क्या बतावें, एक रिलीज जारी करेगी कि इसके बीच में क्या क्या किया इस केस में, आप दीजिए टाइमलाइन, हम स्वागत करते हैं, हम टाइमलाइन बताएंगे कि ये ईडी ने इतना बीच में इतना श्रम किया, इतना उद्यम किया, आप जारी करिए। एक चुनाव से पहले आप एफआईआर करोगे, अगले चुनाव से पहले आप रेड करोगे, अगला विधानसभा चुनाव अगर इस बार भी ममता जीत गई तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले फिर आप उसमें अगला एक्शन लोगे। पंचवर्षीय योजना है नेहरू की, नेहरू से इतना प्रभावित हो तुम लोग, दिन भर मोदी नेहरू नेहरू करते हैं, नेहरू की पंचवर्षीय योजना देश के विकास को पंख लगाने के लिए शुरू हुई थी, ये पंचवर्षीय योजना है कि एफआईआर के 5 साल बाद रेड होगी? हेमंत भाई नहीं, ये मोदी जी का जो सत्ता कायम रखने की जो योजना है, ये हर वार्षिक भी है, अर्धवार्षिक भी है, छमाही भी है, एनुअल भी है और पंचवर्षीय तो है ही। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है कि पिछले चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए एफआईआर हुई थी और 5 साल बाद जब अगला चुनाव आया उस समय रेड हुई। तो इसको ऐसे मान सकते हो कि अगले चुनाव से पहले चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। इसको इस रूप में देख लीजिए ना, जब सीक्वेंस इस तरीके की बन रही है। तो बेसिकली आशीष भाई, ममता बनर्जी ने क्या किया कि उसका सवाल नहीं है। बतौर मुख्यमंत्री देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आप एक संवैधानिक पद पर काम करते हो, उनका तो सबको पता है वो क्या करते हैं, ईडी क्या करती है, ये कोई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बता चुके सैकड़ों बार, मुझे आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं। सवाल ये है कि जैसे ही ममता बनर्जी वहां गई, अब तो चलो ये है कि वो फाइल दिखा रही थी, वो फोन दिखा रही थी, सारी बात, अगर वो ना भी दिखा रहे होते ना तो भी इनको यही करना था। ये एक ट्रैप है, मैं उनको आगाह कर रहा हूं ममता बनर्जी को कि ये ट्रैप है, आप इसमें मत फंसिए। इनको एक छोटा सा, कोई भी जुडिशरी से 2 लाइन की टिप्पणी आएगी, बहुत जगह आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम स्टेट्स के बारे में टिप्पणियां की, कहीं कुछ नहीं होता जब भाजपा होती है। लेकिन अगर ममता के बारे में कहीं जुडिशरी ने 2 लाइन की टिप्पणी कर दी, इनको बहाना मिल जाएगा राज्यपाल के जरिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का। दिक्कत केवल एक हो रही है, ममता बनर्जी बीच में सत्ता कायम करने में अगर कोई सबसे बड़ी दिक्कत है तो उसका नाम है ममता बनर्जी। जब तक वो वहां उस कुर्सी पे बैठी है तब तक सिस्टम काबू में नहीं आ रहा है। ये 72 घंटे में जब गए थे अमित शाह जी, उन्होंने देख भी लिया होगा वहां पे एसआईआर का जो फीडबैक आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल की जो बीजेपी है वैसे ही नहीं चीख रही। वो वेस्ट बंगाल की बीजेपी क्यों चीख रही है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पे, और किसी स्टेट में तो आपने ऐसी आवाज नहीं सुनी। उसका कारण साफ है कि जो उन्होंने किया उससे उनका काम नहीं चलने वाला है, ये समझिए आप बात को। और ममता बनर्जी को उठाने का खेल है। ममता अगर इनके ट्रैप में फंसती है तो फिर तो काम आसान हो जाएगा ना, फिर तो महाराष्ट्र क्या बिहार क्या उससे भी ज्यादा स्ट्राइक रेट आ जाएगा। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं।
ममता ने क्या किया, जोश में किया, जो कुछ किया वो एक पक्ष है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वल्नरेबल हो सकता है आज के हालात में। ईडी से कोई सवाल नहीं पूछने वाला, यू टेक इट फ्रॉम मी। सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं इस चक्कर में सरकार को बर्खास्त ना कर दिया जाए। बंगाल के अंदर फिर लैंड ऑर्डर का बड़ा इशू खड़ा हो सकता है। एज ए जर्नलिस्ट हम हमेशा ये चाहेंगे कि पीस शुड प्रिवेल और चुनाव अपने फ्री एंड फेयर तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में हो। बीजेपी का तो खेल ही है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो गया। कल एक मैंने बताया था आपको, एक दुकान के अंदर कुछ प्रतिमाएं तोड़ दी गई, मूर्तियां तोड़ दी गई। बीजेपी आईटी सेल का ट्वीट देखिए जरा, पूरा हिंदू धर्म से जोड़ दिया उसको। और वो बात क्या थी, मेरा राशि चित्रन सिंह का झगड़ा हो गया, मैंने आपका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। वो हिंदू खतरे में आ गया उस बात पे। तो इनका पूरा प्रयास चल रहा है। एसआईआर से बात नहीं बनी तो बंगाल को ले आए, बांग्लादेश को ले आए, तमाम चीजें ले आए, धर्म को तो लाएंगे ही लाएंगे। अब ये ईडी को लेकर के आए हैं। ईडी इनका फाइनल, ईडी और सीबीआई इनका फाइनल रिजॉर्ट है। आज कहा भी तमाम तृणमूल के नेताओं ने कि ईडी का मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट है। ये तो ईडी को सोचना चाहिए कि उसकी अपनी साख क्या है। संवैधानिक संस्था बता रहे हो, फला बता रहे हो, सवाल वो नहीं उस संस्था का। ईडी बतौर एक जांच एजेंसी, उसके अपने क्रेडेंशियल्स क्या है। अगर उसके डायरेक्टर्स को, उसके अधिकारियों को चिंता नहीं है तो ये भी तो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कि उनको कर्टेल करें। पिछले दिनों आपको याद होगा ना कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया था कि जो अनअबेटेड पावर्स दी गई है ये ठीक है या गलत है। तो माई लॉर्ड ने कह दिया कि ठीक है बिल्कुल, और जम गए 5 साल के लिए बड़ी पोस्ट के ऊपर। माई लॉर्ड तो चले गए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर जो लोग अंदर पड़े हैं बेचारे सड़ रहे जेलों के अंदर, उनका क्या। भाई ने तो एक वन टाइम फैसला दिया और जम गया जाके पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट के ऊपर जाकर के। ये समझना पड़ेगा जो आज की तारीख में हालात हैं। मैं केवल चिंतित उस बात से हूं कि ममता कहीं इनके ट्रैप में आकर के सरकार ना गवा दे, और ममता के हटने का मतलब है डेमोक्रेसी का फिर क्या हाल होगा, केवल वो सोचने की बात है। ये मेरी चिंता है। वो तो हाल राज्य दर राज्य हो रहा है, राज्य दर राज्य हो रहा है। बहुत मतलब शरीफ लोग, बहुत होशियार लोग, केजरीवाल जैसे लोग भी थे जो बहुत फूंक फूंक करके एक एक कदम तर्क और उसके साथ रखते थे बकायदा। वो पीपीटी वाले दौर के नेता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने वाले, वो भी तो, उनका भी तो पावर कट हो गया। कुल मिला के इनसे आपको आर पार ही करना होगा। आर पार करने का, हाँ, इनसे वही नेता जो है इनके सामने सरवाइव कर पाएगा जो आर पार करे। देखो एक बात समझो आप कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं आपके कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जो भी संवैधानिक पद पर विराजमान है तो उसको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना होगा। लेकिन आप ये समझो ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे 100 लोग हैं और 99 लोग आप देख ही रहो क्या कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का इलाज ही कर रहे हैं भाई। एक सूत्री एजेंडा एक ही बचा है कि इलाज ही कॉन्स्टिट्यूशन का करना है, कर रहे, उसी का इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने उसको नया नॉर्मल बना दिया है। ठीक, आपको उस सारे खेल से कैसे बचना है, इसके लिए तो जिम्मेदारी आपको ही देखनी पड़ेगी ना खुद की, क्योंकि आप उनके टारगेट पे हो। वही बात, टारगेट पे हो। यहीं पर देखने का नजरिया, हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी। देखने का नजरिया जो मेरा थोड़ा सा है कि आपके साथ कौन है। आप देश भर में कोई संवैधानिक ऐसा निकाय आप बताइए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई एक ऐसी बता दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मतलब संवैधानिक रास्ते पे चल रहा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पे हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब कोई नहीं है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पर रहोगे, हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, आपके साथ कौन देगा? कोई साथ नहीं देगा। आप जाओगे, आपको तारीख नहीं अभी जाते कि भाई ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, वहां फाइल चुरा के ले जा रहे हैं, तो तारीख लगवाने में आपको जो है सनी देओल बनना पड़ता, तारीख पे तारीख। अभी देखिए दन्न से आया, दन्न से सुनवाई। अभी देखा आपने दुष्यंत गौतम दिल्ली हाई कोर्ट गए और कहा कि वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही है जो हमारे खिलाफ। वो पोस्ट अपने मन से डाली नहीं थी। भाजपा का एक पूर्व विधायक है, भाजपा से ही जुड़ी एक ऐसी महिला नेता है जो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ जिसका
फोटो है, जिसके संवाद है, बातचीत है, वो नेता है। तीसरा तो कोई नहीं है, ना हम लोग हैं, ना केजरीवाल है, ना राहुल गांधी है, किसी को उपस्थिति नहीं। उसी का आधार पर तो पोस्ट था। कोर्ट कहता भाई जांच इसको तेजी से जरा कर लीजिए, इस पे एक स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, मतलब फटाफट जल्दी से जो है पहले तो जांच जल्दी करो, फिर ट्रायल जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। कोर्ट ने छूटते ही कहा सब डिलीट मार दो, डिलीट मारो भाई, बड़े नेता इनकी इज्जत से आप लोग छेड़खानी कर रहे हो, डिलीट मारो सब। ये दिन भर भाजपाई पूरे देश में विपक्ष का चरित्र हनन करते हैं, पूरे देश में पूरे दिन कपड़े उतारना इनका काम है। आईटी सेल वाले, कोई डिलीट करवा दो जाके आप, हेमंत भाई जाओ डिलीट करवा दो, एक डिलीट नहीं होगा। उस पे अदालत जाओगे तो अदालत कहेगी यहाँ पर, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगी। मन बोलने भी नहीं दोगे आप आईटी सेल वालों को, बेचारे कमजोर आईटी सेल वाले, इनको बोलने दीजिए आप, ये पोस्ट कर सकते हैं। अमित मालवीय ने कितने झूठ परोसे हैं, को डिलीट करवाया किसी ने? करवाया किसी ने? मैं जानना चाहता हूँ कोई करवाया हो तो? जब है तो क्या करोगे भैया? आशीष भाई, पॉलिटिकल लफाजी और झूठ को सच में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट, आज ही अल्ट न्यूज ने एक वो किया कि 62% पॉलिटिकल झूठ भाजपा ने परोसे, आज का ही जुबैर ने किया है ट्वीट, उस पर अल्ट न्यूज ने पूरा फैक्ट चेक करके वो सारा बताया। उनको कौन चेक करेगा? इसलिए मैं आपको एक वाक्य बार बार बताता हूं कई बार। आशीष भाई, आज की तारीख में हालत ये है इस देश के संविधान की, न्यायपालिका की, कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ठीक, आपके मामले में कोई धारा बताऊंगा मैं, मेरे मामले में कोई और बताऊंगा, तीसरे के मामले में कोई तीसरा बताऊंगा। विपक्ष के केसेस का क्या वो होता है, किस तरह की टिप्पणियां होती है, बीजेपी वालों के उसमें क्या होता है। सर्विंग कर्नल को आतंकियों की बहन कहा, हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया। जिस जज साहब ने हाईकोर्ट में सुओ मोटो लेके एफआईआर करने के आदेश किए सख्त धाराओं में, उनकी तो बदली होगी। और जिन महाशय ने ये कहा कि वो आतंकियों की बहन है, उसको किसी ने शोकोज नोटिस भी दिया है क्या? नंबर 1, बीजेपी से सरकार से बर्खास्त किया क्या? नो। सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही सब ज्ञान दिया, पूरा वर्बल डायरिया किया और जमानत दे दी। फौज में कोई इतने कर्नल कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। वहां पर एक महिला सम्मान के साथ एक डेकोरेटेड ऑफिसर काम कर रही है, उसको आप आतंकियों की बहन कह देते हो, और वो आदमी स्कॉट फ्री जाता है, मंत्री पद बना रहता है। वो संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का रखवाला है भाई साहब। हाई कोर्ट रखवाला था, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे सुनवाई मत करें, हम करेंगे। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? इसलिए मैं आपको कहता हूं, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। यही चल रहा है पिछले 11 साल। चलो देखो, हम लोग को भी जितना दिन सामने सब दृश्य रहेंगे तो लोग देखेंगे, बताएंगे। जैसे मैंने कहा था कि वैसे भी देखने का मौका, दिखाने का मौका हमारे पास भी कम होता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे और दिखाएंगे आपको। हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।